जैसे ही पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज पैकिंग, है ना। उनका लेटिस का मतलब क्या है, व्हाट इज लेटिस। तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा और पैकिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब इन जनरल अपन बना लेते हैं। देखो इन जनरल स्कैंडियम से गए क्रोमियम तक, है ना, और फिर क्रोमियम से हम गए कहां तक, जिंक तक। यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़े थे ना, हाँ। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़े थे तो मेटल मेटल बॉन्डिंग बढ़ेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे थे तो मेटल मेटल बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, मेटल मेटल बॉन्डिंग वीक होने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मेटल की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई, तो हमें उसको लिक्विड फॉर्म में लाना है, मेल्ट करना है बेटा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, क्रोमियम का। ओके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो मेटल बॉन्डिंग कम होगी, है ना, हाँ, एक्सेप्ट मैग्नीज, उस पर आ रहे हैं अपन। तो ऐसा क्यों है, एक्सेप्शन क्यों है, ठीक है। इसके लिए देखो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से है, कैसे कि यहां पर मैं ले रहा हूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, या मेल्टिंग पॉइंट ले लेता हूं, और यहां पर ले रहा हूं एटॉमिक नंबर Z, ठीक है। तो पहले स्कैंडियम से मैग्नीज तक, क्रोमियम तक बढ़ा, स्कैंडियम से, फिर कम होगा मैग्नीज में, फिर इंक्रीज करेगा बेटा थोड़ा सा, क्रोमियम से कम ही रहेगा और फिर डिक्रीज करेगा। ये Fe है और ये आपका कौन आ गया, जिंक। इस तरह का ग्राफ मिलेगा। अब ये Mn में प्रॉब्लम क्या आ गई, Mn तो मैंने क्या बोला था बेटा, किस किस चीज पे डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट, ये डिपेंड करता है पैकिंग के ऊपर भी। और मैग्नीज का सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है। आप देखना एनसीईआरटी में जो टेबल बनी है वहां इसके स्ट्रक्चर में क्रॉस लगा हुआ है, एबनॉर्मल सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या, देखिए सॉलिड स्टेट में कई तरह की पैकिंग होती है, जैसे HCP हेक्सागोनल क्लोजली पैक्ड, जैसे CCP क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, जैसे FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, है ना। ये सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे आप, FCC, SCC, HCP, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब कि ये सब डिफाइंड सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन अगर किसी सॉलिड स्टेट कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, एबनॉर्मल है, मतलब वहां बॉन्डिंग एबनॉर्मल होगी। अगर वहां बॉन्डिंग एबनॉर्मल है, स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, कम, क्योंकि अगर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है तो उसको ब्रेक करना आसान होगा। जबकि अगर उसका सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर डिफाइन है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर की बॉन्डिंग कैसी होगी, स्ट्रांग होगी। बात क्लियर हो गई। तो मैग्नीज का सॉलिड स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, इसलिए एक्सेप्शनली मैग्नीज की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होती है, एकदम से कम होती है, फिर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, बट मैग्नीज के लिए डिपेंड करता है नंबर स्ट्रक्चर पे, किस पे। तो हम ये लिख सकते हैं, मैग्नीज हैज टिपिकल सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर, ठीक है। दैट्स वाई इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। मैग्नीज हैज टिपिकल सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर, दैट्स वाई इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। एबनॉर्मल भी लिख सकते हो,
एब नॉर्मल भी लिख सकते हो। तो ये तो लेफ्ट टू राइट बात हो गई इन जनरल, जैसे जैसे अनपेड। अच्छा, तो 3D सीरीज में पूरे ग्रुप में 3D सीरीज पूरी सीरीज में 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? क्रोमियम का, सबसे ज्यादा क्रोमियम का। अब मैंने पूछा 4D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? तो क्रोमियम के नीचे कौन आता है? मोलिब्डेनम। फिर 5D सीरीज में सबसे ज्यादा किसका होगा? टंगस्टन का। ओके, टॉप टू बॉटम क्या कहोगे? टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, इंक्रीज करेगा, बिल्कुल इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूं बेटा, आप यहां यहीं पर लिख रहे हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, D एंड F के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ऐसा लिख लेना आप, 3D से 4D, 4D से 5D, Z इफेक्टिव के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। D एंड F इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, Z इफेक्टिव बढ़ा, ठीक है, तो हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, हमें याद रखना होगा। ठीक है, क्या? टॉप टू बॉटम। ये रफ कर दूं मैं बेटा, एक बार इन्फॉर्म करो, ये पार्ट में रफ कर दूं, इन जनरल वाला नोट कर लिया आपने? ग्राफ की लेबलिंग देखो, ग्राफ में सब यहां पर है स्कैंडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, फिर जिंक, और स्टार्टिंग में क्या था? स्कैंडियम। स्कैंडियम से क्रोमियम बढ़ेगा, फिर मैग्नीज कम होगा, फिर आयरन बढ़ेगा, फिर जिंक का कम होता जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड एटॉमिक नंबर कैपिटल Z, एटॉमिक नंबर कैपिटल Z, ये होगी। ओके बेटा, ये ग्राफ उसमें एनसीईआरटी में भी है, बट इन द इसको अगला टॉपिक अपन देखने वाले ना, हीट ऑफ एटमाइजेशन, उसके फॉर्म में है। ठीक है, चलो मैं रफ कर दूं। अब आप देखो एक्सेप्शन को। एक्सेप्शन किसमें है? D10 कॉन्फ़िगरेशन। जैसे पहला है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में क्या कहानी होगी बेटा, है ना? देखिए, कॉपर का साइज बहुत छोटा होगा, और गोल्ड का Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे आने पर AU का Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो एक्सेप्शनल ऑर्डर है, जो कि हमें याद रखना होगा, वो एक्सेप्शनल ऑर्डर क्या है बेटा, कि सबसे ज्यादा होता है कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट, फिर गोल्ड है, और सबसे कम सिल्वर है बेटा, ये याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट में कॉपर, देन गोल्ड, देन सिल्वर। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा जो है
वो है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। बताओ मुझे कि हमने ये देखा कि इन जनरल तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। जिंक, कैडमियम, मरकरी सब D10 कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। जिंक और कैडमियम तो सॉलिड होता है और Hg का सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, तो ये लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। अब लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे कम हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा कि फाइनल ऑर्डर जो होगा मेल्टिंग पॉइंट का, जिंक उससे ज्यादा कैडमियम, जिंक उससे कम कैडमियम और सबसे कम मरकरी। ये भी एक्सेप्शन है। जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो मेल्टिंग पॉइंट के दो एक्सेप्शन याद रखेंगे, एक तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दूसरा जिंक, कैडमियम, मरकरी। एक्सेप्शन फॉर मेल्टिंग पॉइंट, MP मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो बेटा इसको आप कंप्लीट करो, कंप्लीटली लिखो दोनों एग्जांपल्स को, एक्सेप्शंस को। हो गया, टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, लेकिन D10 कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है और वो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में एक्सेप्शन है। और दूसरा एक्सेप्शन जिंक, कैडमियम, मरकरी का है। जिंक, कैडमियम, मरकरी में मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, अब आप हेडिंग डालना बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हेडिंग डालें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। डी ब्लॉक मेटल्स के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखिए, हम ये जानते हैं कि दो तरह की स्पीसीज होगी बेटा, एक तो पैरामैग्नेटिक और दूसरी डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक के केस में हमसे पूछा जा सकता है बेटा कब कोई आयन यहां पर पैरामैग्नेटिक या न्यूट्रल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो पैरामैग्नेटिक हम पहले भी 11th में पढ़ चुके हैं, क्या कि जहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, मतलब प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वीकली अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेटिक फील्ड में। डायमैग्नेटिक क्या हो गया बेटा, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होती है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर पता है तो मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट जिसको अपन म्यू से शो करते हैं, और फॉर्मूला क्या है इसका, अंडर ऑफ n+2 Bm। ठीक है, ये यूनिट है बेटा। तो वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये तो 11th में ही पढ़ा होगा आपने। एंड Bm जो है इट इज बोहर मैग्नेट्रॉन।
बोहर मैग्नेट्रॉन, ये यूनिट है, नोट करें। फॉर्मूला याद रखना है आपको, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन प्लस टू, म्यू इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट ऑफ एन प्लस टू बोहर मैग्नेट्रॉन, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितना ज्यादा म्यू होगा उतनी ज्यादा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अच्छा, अब कभी कभी क्या करते हैं कि रिवर्स क्वेश्चन करा लेते हैं, आपको म्यू की वैल्यू दी जाएगी और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे। ठीक है ना, तो क्या करना कि अगर म्यू की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है, जैसे मान लो 1.73 है, तो एन कितना होगा, हमेशा 1 होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर म्यू की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है तो एन हमेशा 2 होगा। अगर म्यू की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है तो एन हमेशा 3 होगा। अगर म्यू की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग है तो एन हमेशा 4 होगा। ये चीज याद रखिएगा, रिजल्ट है ये। वैसे तो आप चाहो तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हो, यहां पर म्यू की वैल्यू दी होगी, आप स्क्वायर कर देना, फिर ये क्वाड्रेटिक बनाना, सॉल्व करना, फालतू का टाइम खराब है। 1 पॉइंट समथिंग 1, 2 पॉइंट समथिंग 2, 3 पॉइंट समथिंग 3, 4 पॉइंट समथिंग 4, 5 पॉइंट समथिंग, है ना, 5 पॉइंट समथिंग 5 आ जाएगा। ये कोई बुक है क्या 5 पॉइंट समथिंग? चलिए, तो अब इस पे बेस सीआरक्यू में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा, देखें आप। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सीआरक्यू का, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवैलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25, है ना। आप कैलकुलेट करो, मैं बता रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 13, क्या ये नोट कर लिया, बोर्ड से रफ कर दूं? बेटा इसको नोट करो और इन्फॉर्म करो। चलो ठीक है, सभी ने आई होप नोट कर लिया होगा, बहुत से ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं है तो ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवैलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25। कोई एक एलिमेंट ले लिया मैंने, है ना, मान लो m, इसका एटॉमिक नंबर 25 है, तो 25 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 25 के लिए, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिख देंगे बेटा, एक तो आर्गन अंदर आ जाएगा और 3d5 4s2 ये होगा। तो यहां पर d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 5, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 हो गए। तो जो म्यू है अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2, मतलब की रूट 35 हो जाएगा। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग ये होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो सीआरक्यू में, कैलकुलेट द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट। अगर स्पिन ऑनली वर्ड है तब भी वही चीज आपको निकालनी है, म्यू निकालना है। कैलकुलेट द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ m2 प्लस एक्वस, और z कितना है 27। मतलब देखो दिया क्या है, गिवन है m एक्वस 2 प्लस, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है z27। हाँ, इसका एटॉमिक नंबर है 27 में आर्गन भर गया, 3d
7 4s2 है ना। अब +2 है तो मैं ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर दूंगा, 3d7 होगा, 3d7 होगा। 3d7 कैसे भरेंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये अनपेयर्ड है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n3 हो गया। तो म्यू अगर मुझे निकालना है तो अंडर रूट ऑफ 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 × 3 √15। ये हमेशा जो आता है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर से एक वैल्यू कम आती है। जैसे √15 तो क्या होगा? 16 तो 4 होगा ना, 3 पॉइंट समथिंग होगी वैल्यू। इसलिए मैंने बोला कि जब भी 3 पॉइंट समथिंग हो तो 3, 4 पॉइंट समथिंग हो तो 4, 5 पॉइंट समथिंग हो तो 5। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर, अब एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, आप अभी सॉल्व करें इसको। ठीक है? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fex प्लस आयन क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fex प्लस एक्वस आयन इज √35 bm, √35 bm। ठीक है, √35 bm। What will be the value of x? What will be the value of x? Not unpaired electron, x। जल्दी में गलती नहीं करना है। जीरो, टू 4, अक्षय का आंसर आया +3।